हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर का यूनिट 24 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट 3। तो इसमें हम लोग मॉडर्न मेथड्स देखेंगे। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने ट्रेडिशनली मेथड्स देखा था, इसमें हम लोग मॉडर्न मेथड्स देखेंगे। तो मॉडर्न मेथड्स में जो हमारा पहला मेथड है वो है असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप। तो इसमें क्या होता है कि यूजेज अ नंबर ऑफ असेसर एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़। यहाँ पे जो है बहुत सारे जो असेसर होते हैं वो आपके परफॉर्मेंस को अप्रेस करते हैं और आपके डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को वहाँ पे अप्रेस किया जाता है। यहाँ पे जॉब रिलेटेड सिमुलेटेड सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। सिमुलेशन हमने देखा था फ्रेंड्स, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप में जो सिमुलेटेड सिचुएशन होती है क्या चीज़ की, एम्प्लॉय के बिहेवियर की, तो उसको उनके परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कि उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ को लिया जाता है। और ये कैसे डिसाइड होता है, ये ग्रुप डिस्कशन, बिजनेस गेम, इन बास्केट एक्सरसाइज, कमिटी मीटिंग, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ऐसे कुछ चीज़ों के थ्रू इसको कंडक्ट किया जाता है। तो इसका पर्पस क्या है, असेसमेंट सेंटर का पर्पस इसका है कि टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट फॉर हायर मैनेजरियल पोजीशन। ये जो असेसमेंट सेंटर होता है, यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल तो करते ही हैं, साथ साथ उस कैंडिडेट का पोटेंशियल अप्रेजल भी होता है। पोटेंशियल अप्रेजल में ये देखा जाता है फ्रेंड्स कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो हायर मैनेजरियल पोजीशन के लिए कैपेबल है या नहीं है। मतलब अगर उसको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर शोल्डर की जाती है तो वो उसको निभा पाता है या नहीं निभा पाता है। फिर है टू एसेस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। ये भी उसमें एसेस करने में हेल्प मिलती है कि उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स इन कैंपस रिक्रूटमेंट और फ्रेश स्टूडेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। आप कैंडिडेट को कैंपस रिक्रूटमेंट या फ्रेश स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट के लिए इससे चूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिफाई फ्यूचर पोटेंशियल लीडर्स, और आप जो फ्यूचर पोटेंशियल लीडर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका ड्रॉबैक है फ्रेंड्स कि ये जो है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसमें जो है ये रिक्वायर्ड हाईली ट्रेंड ऑब्जर्वर्स, आपके जो ऑब्जर्वर्स है वो हाईली ट्रेंड होने चाहिए इसमें। अभी नेक्स्ट जो हमारा मेथड है मॉडर्न मेथड में वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO। फ्रेंड्स ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है ये वाला, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें है कि दिस मेथड अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज एक्सटर्नल कंट्रोल्स एंड एम्फेसाइजेज ऑन द मोटिवेशनल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल कंट्रोल्स होते हैं उनको मिनिमाइज किया जाता है, और जो भी मोटिवेशनल लेवल होते हैं एम्प्लॉयज़ को उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है MBO का क्या है, चेंज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ गेटिंग द रिजल्ट्स। मतलब गोल को अचीव करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल, तो उसके हिसाब से आपके एम्प्लॉय के बिहेवियर और एटीट्यूड में क्या क्या चेंजेस करने हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम भी बोल सकते हैं। द सिस्टम एम्फेसाइजेज ऑन गोल अचीवमेंट रादर देन द मेथड इन्वॉल्व्स। तो ये जो मेथड है ये ज़्यादा आपका एम्फेसाइज करता है क्या चीज़ पे, गोल अचीवमेंट पे। अभी MBO प्रोसेस का ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर फर्स्ट सेट एंड आर क्लियरली स्टेटेड इन मेजरेबल टारगेट्स। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो होता है उसको पहले सेट किया जाता है और उसको क्लियरली स्टेटेड इन मेजरेबल टारगेट्स। तो और जो गोल होते हैं वो आपके जो आपके मेजरेबल टारगेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, और आपका गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और चैलेंजिंग होना चाहिए। द गोल सेटिंग प्रोसेस इज ए ज्वाइंट प्रोसेस। ये गोल सेटिंग प्रोसेस जो है वो ज्वाइंट प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस गोल्स जो है वो ज्वाइंटली सेट किए जाएंगे एम्प्लॉय और उनके सुपीरियर के साथ। उसके बाद है कि इसमें आपको फ्रीक्वेंट रिव्यू किया जाएगा आपके एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को थ्रू 1-to-1 मीटिंग्स। फिर है शेयरिंग ऑफ फीडबैक। ऐसे मीटिंग में क्या होगा कि एम्प्लॉय एक दूसरे से अपना फीडबैक जो है वो शेयर करेंगे, एंड हेल्प्स इन अल्टरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन इफ रिक्वायर्ड। और अगर कुछ ज़रूरत है तो आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। इट एक्ट्स एज ए मोटिवेटिंग फैक्टर एज वन गेट्स टू नो वेयर ही स्टैंड्स थ्रू द फीडबैक सेशन। तो इससे ये भी पता चलता है कि आपका एक एम्प्लॉय जो है वो किस तरीके से काम करता है। अभी नेक्स्ट जो है एडवांटेज ऑफ MBO। तो MBO के क्या क्या एडवांटेज हैं देखिए। इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेटिव अप्रोच इन गोल सेटिंग। तो ये जो है पार्टिसिपेटिव अप्रोच होता है गोल सेटिंग में कि आपके एम्प्लॉय और सुपीरियर जो है दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
एंड इन्हेंस द मोटिवेशनल लेवल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशनल लेवल भी इसमें आप इंक्रीज कर सकते हैं। क्रिएट एन एटमोसफेयर ऑफ कंपटीशन, इसमें एक कंपटीशन का एटमोसफेयर भी क्रिएट होता है परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव अप्रेजल मेथड, इसमें जो अप्रेजल मेथड होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। प्रॉब्लम्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन द अर्ली स्टेजेज, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो चूंकि आप फीडबैक सेशंस, वहाँ पे हमने देखा कि एम्प्लॉय के बीच में फीडबैक सेशंस होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं और उसको अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, और अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग या किसी डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एमबीओ के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसमें कोई भी 4 या 5 दे देगा और कोई एक डिसएडवांटेज को एडवांटेज में मिलाकर दे देता है और पूछता है कि कौन जो है वो इसका एडवांटेज नहीं है, या फिर कौन सा इसका डिसएडवांटेज है उसको आइडेंटिफाई करिए। इस तरीके से क्वेश्चन करके इसमें आते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ अ सिस्टम विच कॉन्सेंट्रेट्स ऑन रिजल्ट्स एंड डू नॉट ऑन दी प्रोसेस, ये रिजल्ट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, प्रोसेस पे नहीं। और यहाँ पे एक अनहेल्दी कंपटीशन हो सकता है एम्प्लॉय के बीच में, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज हो सकता है गोल अचीव करने के बीच में, और टारगेट्स जो है वो कभी कभी काफ़ी सॉफ्ट टारगेट सेट किए जा सकते हैं हायर परफॉर्मेंस अचीवमेंट दिखाने के लिए। अभी इसमें हमारा जो तीसरा मेथड है फ्रेंड मॉडर्न मेथड में, वो है ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड। तो इसमें क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ह्यूमन कैपिटल को, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को एज अ कैपिटल ट्रीट करती है। लाइक एनी अदर एसेट, ह्यूमन एसेट इज ऑल्सो वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। इफ एनी ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय लीव्स, द ह्यूमन एसेट वैल्यू डेप्रिसिएट्स। इफ someone joins the organization bringing with him the skills and experience, द ह्यूमन एसेट वैल्यू इंक्रीज। अगर कोई एक्सपीरियंस और स्किल पर्सन अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है तो आपका ह्यूमन एसेट वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएट होता है, और अगर कोई हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड बंदा अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो आपके ह्यूमन एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो द करंट वैल्यू ऑफ द ह्यूमन एसेट इज अप्रेस्ड बाय 2 वेरिएबल्स, की कैजुअल एंड इंटरवेनिंग इंटरप्राइजेस। तो ह्यूमन एसेट अप्रेस करने के लिए 2 तरह के वेरिएबल को यूज किया जाता है ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड में, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। पहला की कैजुअल है और दूसरा इंटरवेनिंग इंटरप्राइजेस है। तो पहला वेरिएबल जो है उसमें आपका इंक्लूड होता है मैनेजमेंट पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, स्किल्स एक्सेट्रा, और दूसरा जो है इंटरवेनिंग इंटरप्राइजेस, उसमें आपका लॉयल्टी, एटीट्यूड, मोटिवेशनल लेवल और इफेक्टिव इंटरेक्शन जैसी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो दिस इज नॉट अ मेथड फॉर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इट कैन मेजर ह्यूमन परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। ये किसी एक इंडिविजुअल को परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते, इससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन से के ह्यूमन परफॉर्मेंस को किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एसेट को ह्यूमन कैपिटल वैल्यू में डिनोट किया गया है इसलिए। अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड वो है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, BARS। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिएगा, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, BARS। तो यहाँ पे जो जॉब है उसको डिस्क्राइब किया जाता है क्या चीज़ से, कि कोई भी क्रिटिकल इंसिडेंस कोई हुआ हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उससे उसके क्या इफ़ेक्ट हुए, क्या उसकी इनइफेक्टिव, कितना इनइफेक्टिव रहा, कितना इफेक्टिव रहा, ठीक है, परफॉर्मेंस को लेकर के, तो उसको हम लोग इसमें अप्रेज करते हैं। तो बेस्ड ऑन दीज इंसिडेंट्स अ रेटिंग स्केल इज डिवाइज। तो इस तरीके से के इंसिडेंट्स से एक रेटिंग स्केल डिवाइस की जाती है। अ सेट ऑफ इंसिडेंट्स आर यूज्ड एज बिहेवियर एंकर्स, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिहेवियर एंकर्स की तरह हम लोग उसको यूज करते हैं। लेकिन ये सिस्टम भी जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अभी नेक्स्ट जो है हमारा 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। 360 डिग्री अप्रेजल मेथड क्या है, ये फुल सर्कल और अराउंड द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय इज इन द सेंटर। मतलब एम्प्लॉय सेंटर में होता है और उसके ऑल अराउंड जितने भी लोग उससे अफेक्टेड होते हैं उसके परफॉर्मेंस से, या उसके बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में जितने लोगों को नॉलेज होता है वही उस एम्प्लॉय को रेट करते हैं। तो ये जनरली उनके सीनियर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, या अदर स्टेक होल्डर हो सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सेल्फ असेसमेंट बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ। इसमें एम्प्लॉय जो है खुद को भी असेस करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक मल्टी रेटर अप्रेजल सिस्टम है, तो यहाँ पे ह्यूमन बायसनेस काफ़ी कम हो जाती है।
तो फ्रेंड्स, बैंकिंग इंडस्ट्री में जो कॉमनली मेथड जो है, जो अप्रेजल मेथड जो यूज़ होता है, उसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से वो पार्ट? पहला पार्ट जो है ये आप लोग फ्रेंड्स हर साल करते भी हैं, जो APAR हमारा होता है, किसी बैंक में उसको PSAS बोलते हैं, किसी में PAR बोलते हैं। तो ये जो है ये सेल्फ अप्रेजल बाय द अप्रेजी, मतलब पहला जो होता है ये स्टाफ खुद को अप्रेज करता है। फिर सेकंड पार्ट जो होता है उसका जो परफॉर्मेंस है उसके रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो कि जैसे अगर स्टाफ कोई ब्रांच में अगर लेवल पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसके रिपोर्टिंग अथॉरिटी ब्रांच हेड्स होते हैं, और ब्रांच हेड के रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो उनके DGM होते हैं। तो इसी तरह से वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो गए। उसके बाद थर्ड पार्ट जो होता है वो रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास जाता है। तो रिव्यूइंग अथॉरिटी की होता है, कौन होता है? वो आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी का सुपीरियर होता है। जैसे अगर ब्रांच मैनेजर आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी है तो आपका रिव्यूइंग अथॉरिटी आपका DGM या RM होगा, और अगर आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो DGM या RM है तो आपके जो रिव्यूइंग अथॉरिटी है वो आपके GM लेवल होंगे, HOP हेड ऑफिस के ऊपर। तो इस तरह से बैंक में 3 तरह के जो अप्रेजल मेथड है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी नेक्स्ट जो है कि असेसिंग पोटेंशियल, ये फ्रेंड्स हमने असेसमेंट वर्क सेंटर में भी देखा कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप उसकी पोटेंशियल को असेसमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप उसकी कैपेसिटी को देख रहे हैं कि वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बॉदर करने के लिए तैयार है या नहीं है। तो बेसिस द प्रमोशन डिसीजन ओनली ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इज अ जजमेंटल प्रेडिक्शन दैट द एम्प्लॉय में परफॉर्म वेल इन द हायर कैपेसिटी एज ही इज प्रेजेंटली डूइंग। तो इसका जो मेन असेसमेंट पोटेंशियल असेसमेंट का काम यही होता है फ्रेंड्स, कि हम लोग इसमें ये देखते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसकी पोटेंशियल कैपेसिटी कितनी है, कि वो हायर कैपेसिटी में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इट इज़ टू बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद द परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक्स। पोटेंशियल अप्रेजल दस हेल्प इन अराइविंग एट मोर अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो इससे आप मोर अप्रोप्रिएट डिसीजन में आपको लेने में इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। अभी नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल वर्सेस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो ये फ्रेंड्स वही है, जैसे पहले जब ट्रेडिशनली मेथड से हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता था तो वहाँ पे जो रिपोर्ट होती थी वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती थी। इवन आप जिस एम्प्लॉय के लिए असेसमेंट बना रहे हो या परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हो तो उनको भी ये नहीं पता होता था कि उनको कितने मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं या उनको क्या ग्रेड दिया गया है। तो इसीलिए उसको यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया है। इसके कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी दिए हैं। तो इसके मेरिट्स क्या हैं फ्रेंड? इट रिवील्स ए कंसर्न फॉर परफॉर्मेंस एंड क्रिएट एन एटमोसफेयर ऑफ ओपननेस एंड ट्रस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल को अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते हैं तो ये आपका एक ओपननेस और ट्रस्ट का एटमोसफेयर क्रिएट करता है। आप इसमें एम्प्लॉय के ऊपर फीडबैक दे सकते हैं ताकि उसमें करेक्टिव स्टेप्स जो है समय आने पे लिया जा सके। ये जनरल मोटिवेशन लेवल भी जो है एम्प्लॉय में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी दिए हुए हैं। इसके डिमेरिट्स क्या क्या है? इसका जो पहला डिमेरिट है फ्रेंड वो है हैलो इफेक्ट। इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है ये आ चुका है कि बहुत बार एग्जाम के अंदर। तो इसमें क्या है कि दे रहा है कि हैलो इफेक्ट उसको कहते हैं कि ए टेंडेंसी टू अलाउ वन ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एम्प्लॉय। इसमें क्या है कि किसी भी एम्प्लॉय के एक ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक को लेकर मेजर किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि द हेलो इज रेट एन एम्प्लॉय कंसिस्टेंटली हाई और लो। इसमें आप किसी भी एम्प्लॉय को या तो कंसिस्टेंटली हाई रेटिंग करते जाएंगे या फिर उसको कंसिस्टेंटली लो रेटिंग करते जाएंगे, क्योंकि आप उसके सिर्फ एक ट्रेट या एक कैरेक्टरिस्टिक को ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर वो बिजनेस पैरामीटर अचीव करने में काफ़ी एक्टिव है तो आप उसको कंसिस्टेंटली गुड देते जाएंगे। और जैसे अदर ट्रेड्स में मान लीजिए अगर वो काफ़ी रूड बिहेव करता है, उसका प्रेजेंस जो है वो काफ़ी निगेटिव है, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें नहीं देख रहे हैं तो आप उसको प्लस मतलब हाई मार्क्स देते जाएंगे सिर्फ उसके बिजनेस अचीवमेंट पैरामीटर्स पे। ठीक उसके अपोजिट अगर कोई मान लीजिए काफ़ी बाकी चीज़ें उसकी बहुत अच्छी हैं, वो अच्छा बिहेव कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके जो बिजनेस अचीवमेंट पैरामीटर्स हैं वो उसके निगेटिव हो रहे हैं, वो नहीं उसको अचीव कर पा रहा है, तो यहाँ पे भी आप उसको
कंसिस्टेंटली अगर बिजनेस पैरामीटर पे अगर उसको आप रिमार्क्स दे रहे हैं तो आप उसको लो देते चले जाएंगे। तो वही यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेट या एक कैरेक्टरिस्टिक जो है एम्प्लॉय के, उसके बेसिस पे आप उसको रेट करते हैं। फिर सेकंड जो है लीनियंसी और स्ट्रिक्टनेस टेंडेंसी ऑफ द सुपीरियर interfere with the appraisal and accordingly the assessment gets influenced. The superior is unable to come out of these deficiency tendencies. तो अभी क्या है कि सुपीरियर अगर आपको मार्क्स दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर वो काफ़ी कोई अगर जान पहचान का है तो वहाँ पे क्या होगा, उनका व्यू जो है वो लीनियंट होगा, और अगर वो किसी को नापसंद करते हैं तो उनका व्यू जो है वो स्ट्रिक्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो असेसमेंट है वो उनके एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी में एक एवरेज रेटिंग दी जाती है सारे एम्प्लॉयज़ को। एंड चौथा पॉइंट है कि सिमिलर एरर इज द टेंडेंसी ऑफ कंपेयरिंग द एम्प्लॉय विथ वन सेल्फ ऑन वेरियस ट्रेट्स एंड पैरामीटर्स। दोज हु शो द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आर नॉर्मली रेटेड हाई। और यहाँ पे क्या है कि जब आप कंपेयर भी करते हैं तो उसको एक सेम पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करते हैं तो उससे क्या होता है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले जो एम्प्लॉय होंगे उनको आप नॉर्मली जो है हाई रेटिंग देंगे। तो ये सारे उसके डिमेरिट्स हैं। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा परफॉर्मेंस रिव्यू। तो परफॉर्मेंस रिव्यू हम लोग अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके हमारी वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।